आज हम पढ़ेंगे भूगोल में पार्ट 2 भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्लेटों की गति से किस प्रकार से महाद्वीप बने। तो फेरस युग में जो है एक ही बड़ा महाद्वीप हुआ करता था जिसे हमने नाम दिया पेंजिया, और एक ही बड़ा महासागर हुआ करता था जिसे पैथला सागर कहा जाता है। इसके बाद इस पेंजिया को जो है ट्रायसिक युग में इसका दो भागों में विभाजन हो गया। उत्तरी भाग को हमने अंगारा लैंड नाम दिया, जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। भारत जो है गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। जबकि बीच वाले भाग में जो सागर आया इसको हमने दिया तैतीस सागर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं ऊपर पार्ट 3 वाले चित्र में कि कैसे जो है गोंडवाना लैंड से टूट करके एक दक्षिण अमेरिका का हिस्सा ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कैसे गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में यूरेशिया के क्षेत्र में मिल गया, जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। तो इस प्रकार से उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र से लगभग यूरोप, एशिया और दक्षिणी क्षेत्र से अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश या महाद्वीप बने। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में जो 7 महाद्वीप और 7 ही क्या है सबसे बड़े महासागर हैं। तो 7 महाद्वीप या इनको हम प्लेटें कह सकते हैं। ये प्लेटें मुख्य रूप से 3 प्रकार से गति करती हैं। सबसे पहली जो गति होती है अभिसारी प्लेट की गति होती है। इसमें निम्न में जब जो है बीच के क्षेत्र में जब निम्न दाब होता है और किनारों में उच्च दाब होता है तो इसके कारण जो प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती है, जिससे भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है। जबकि जो प्लेटों की जो दूसरी गति है इसको हम कह सकते हैं अभिसारी प्लेट की गति। इसमें मध्य में उच्च दाब होने के कारण प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है और उच्च घनत्व की जो प्लेट है वो जो है निम्न घनत्व वाले प्लेट के नीचे चली जाती है, जिसके कारण वलय पड़ने के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है। हिमालय जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके बाद जो तीसरी गति होती है ये कहलाती है प्लेटों की संरक्षी गति। तो इस प्रकार से ये प्लेटों की संरक्षी गति में किसी प्रकार से जो है नुकसान नहीं होता प्लेटों को, लेकिन इसमें क्या है इनके घर्षण के कारण जो है भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अब हमारा मुख्य टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूपों को समझने के लिए हमने 6 टॉपिक लिए हैं। पहला टॉपिक है हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये जो ब्राउन कलर में है, भूरे कलर में दिया गया है, ये हमारे हिमालय की पर्वत श्रृंखला है जो 2400 किलोमीटर के अर्ध चंद्राकार स्थिति में फैला हुआ है। उत्तर में ये 400 किलोमीटर चौड़ाई रखता है, जबकि जो है दक्षिण में ये 150 किलोमीटर की चौड़ाई रखता है। उत्तर से दक्षिण में हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है हिमालय पर्वत श्रृंखला को। सबसे पहली पर्वत श्रृंखला हमारी आती है ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है पार हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में जो है सबसे ऊंचे पर्वत जो है केटू और कंचनजंगा है। केटू पीओके में होने के कारण भारत की जो सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंची चोटी जो है वो है कंचनजंगा है। दूसरा प्रकार है इसका महान हिमालय, बृहत हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं इसको हिमाद्री। तो सबसे इसमें क्या है हिमालय में हिमालय पर्वत इसमें सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी जो ऊंचाई है 8848 किलोमीटर है, जो कि नेपाल में है। नेपाल में इसे सागरमाथा भी कहा जाता है। इसके पश्चात हम देख सकते हैं लघु हिमालय। तीसरा जो भाग है इसका लघु हिमालय। हिमाद्री के दक्षिण यानी नीचे की ओर, हिमाद्री से दक्षिण यानी महान हिमालय से नीचे की ओर जो है ये लघु हिमालय पड़ता है। और इसमें यहाँ पर जो है विशेषकर 3700 से 4500 ऊंचाई के पर्वत पाए जाते हैं। इसमें यहाँ पर विशेष रूप से कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू ये मुख्य रूप से देखने के लिए मिलता है।
इसके बाद और नीचे की तरफ दक्षिण में चले जाएं, या हम कह सकते हैं कि हिमालय की बाहरी श्रृंखला, ये शिवालिक श्रेणियां कहलाती। तो इस प्रकार से हम उत्तर से दक्षिण में हमने इसे 4 भागों में बांटा है: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियां। इसके बाद हमारा दूसरा मुख्य टॉपिक है उत्तर का मैदान। ये मैदान जो है, यहाँ से बहने वाली सिंधु नदी, यहाँ से गंगा नदी, और यहाँ से जो है हम कह सकते हैं चाइना से आने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इन नदी तंत्रों के द्वारा इस जो ये जो महान मैदान है, सबसे बड़ा मैदान है जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। यहाँ से इनके द्वारा, इन नदियों के द्वारा जो मिट्टियाँ बहा करके अपने साथ बहा करके लाई जाती है, इनके जमाव के कारण इनको जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो पुराना जलोढ़ है जिसको हम बांगर कहते हैं, और जो नवीन जलोढ़ है उनको हम खादर कहते हैं। खादर वो इस क्षेत्र हैं जो नवीन रूप में जो है वर्तमान समय में जो नदियों द्वारा जो नए मैदानों का निर्माण हुआ है। इसके बाद हमारा जो है तीसरा टॉपिक आता है प्रायद्वीपीय पठार। यह एक मेज की आकृति का है, और ये गोंडवाना भूमि के टूटने से ये वाइट कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार है जिसकी आकृति मेज के जैसी है। इसे जो है हम बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, दक्कन का पठार या दक्कन ट्रैप, यहाँ पर अरावली श्रेणी या छोटा नागपुर का पठार, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ मुख्य रूप से है। तो यहाँ इसकी विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। जो दक्षिण का पठार है, यहाँ पर इसकी प्रमुख विशेषता, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर नीचे अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमोड़ी, और नीलगिरी में इससे ऊपर की ओर, उत्तर की ओर नीलगिरी में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डोडा बेटा। अब इसके बाद हमारे पास जो चौथा टॉपिक है वो है हमारा थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल राजस्थान में है, और यहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। और एकमात्र जो लूनी नदी है, जो यहीं, जिसका उद्गम यहीं से होता है और यहीं पर ये समाप्त हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जो नदियाँ नहीं हैं, और अधिकांश जो नदियाँ या नाले बनते हैं वो बरसाती दिनों में बनते हैं। इसके बाद है हमारा 5वां टॉपिक तटीय मैदान। अगर हम पूर्व और पश्चिम के तटों में विभाजन करें तो हमारे पास पूरब की ओर पूर्वी घाट और पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट आता है। इधर पूरब के तट के मैदानों को हम पूर्वी घाट कहते हैं, और दक्षिण के तटीय मैदानों को हम पश्चिमी घाट कहते हैं। यहाँ पर हम पश्चिमी घाट को देख सकते हैं कि महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है, उस या जो तट है, उसको हम कोंकण तट कहते हैं। जबकि गोवा से लेकर के जो केरल तक का तट है, इसको कन्नड़ तट, और केरला से लेकर के जो तमिलनाडु तक का जो तट है, उसको मालाबार तट कहते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा जो है ये पश्चिमी घाट है। जबकि यहाँ पर कन्याकुमारी से लेकर के, जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के मुहाने तक इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। और कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर के गोदावरी नदी के मुहाने तक इसको गोलकुंडा तट कहा जाता है, और गोलकुंडा तट से लेकर के अंतिम छोर तक इसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पूर्वी तट हुआ, और ये पूर्वी तट जो है पश्चिमी तट की अपेक्षा क्या है, नीचे है। तो इस प्रकार से हम जो है तटीय क्षेत्रों को समझ सकते हैं। इन तटों का विशेषकर जो है, जो पूर्वी तट है, यहाँ पर जो नदियों द्वारा जो डेल्टा बनाया गया है, इसके कारण ये जो तट है ये काफ़ी छिछला हुआ है। इसके बाद हमारा जो छठा टॉपिक है द्वीप समूह। द्वीप समूह में हम देख सकते हैं कि लक्षद्वीप, जिसमें 43 द्वीप है, इसमें एक पिटली द्वीप है जहाँ पर जो है पशुओं का
या जो जहाँ पर पक्षी अभयारण्य बनाया गया है, यहाँ पर किसी प्रकार के मनुष्यों का निवास नहीं है। जबकि जो है बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनकी जो कुल संख्या है ये 204 है। तो इस प्रकार से भारत में जो कुल द्वीप है उनकी जो कुल संख्या है वो 247 है।